स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स रहेगा, पॉलिटी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लक्ष्मीकांत का जो आपका पार्ट 2 है, तो वहीं से आपके आज के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में बात हो रही है कि इनमें से आपके कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि इंश्योर करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है जी। तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट है। तो बेसिक से अगर हम बात करें, पहली ऑप्शन क्या है कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स में किए गए हैं 7th शेड्यूल में। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका अप्रूवल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर जो कि इफेक्ट करती है फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड में कह रहे हैं आपके अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, या और फोर्थ में कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये आपकी यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं। बताइए इनमें से कौन कौन से हमारे संविधान के प्रोविजंस हैं जो कि फेडरल फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट की फंक्शनिंग को स्मूथ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक सी जो बात है यहां पर क्या है कि जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रोविजन जो कि इंडियन स्टेट की फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं। तो वहां पर आपकी जो पहली और दूसरी ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट है, और उसी के आधार पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि जो अपॉइंटमेंट की जा रही है गवर्नर की, तो स्टेट में तो वो सेंट्रल वहां पर आपकी यूनियन हम कह सकते हैं यूनियन सरकार द्वारा, या फिर जो आपका वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा वहां पर की जा रही है। ठीक है जी। तो ये आपका रहेगा कि ये फेडरल उस पर्टिकुलर जो हमारी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट की, उसे वो नहीं दर्शाएगा। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी कि जिस तरीके से जो आपकी इलेक्शन मशीनरी है टोटली ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही वहां पर सिलेक्ट की जाती है, उसमें स्टेट का कोई से नहीं रहता, कौन इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, कौन उनके बाकी कमिश्नर्स रहेंगे। तो ये दोनों आपके यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारे फेडरल सिस्टम को वहां पर दर्शाते नहीं है। ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपकी करेक्ट थी। तो वही चीज आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी, जो आपकी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये एक इस तरीके का एक हमारा प्रोविजन है संविधान में जो कि हमारी जो फेडरल स्पिरिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे वो अंडरमाइन करता है। वैसे ही आपकी इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी भी है। तो ये बेसिक चीजें आपको यहां पर पूछी गई थी। उसके अलावा कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वहां पर प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 80 कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स होना जरूरी है, जो कि स्टेट्स उसमें रिप्रेजेंट करेंगे इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। फिर आपका आती है 245 के बारे में बात। उस आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की टू मेक लॉज फॉर द कंट्री एंड स्टेट legislatures to make laws for their respective states। तो यहां पर दोनों के पास वहां पर पावर्स रखी गई हैं, पार्लियामेंट के पास देश से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर के पास आपके उनके रिस्पेक्टिव स्टेट से रिलेटेड। फिर बात क्या आती है आर्टिकल 246 के बारे में। तो बेसिकली वहां पर जो आपके सब्जेक्ट्स बांटे गए हैं, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी। फिर 263 के बारे में बात आती है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स की एस्टैब्लिशमेंट करनी है, जो कि आपके जितने भी ये रिलेशंस हैं आपके स्टेट और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, सभी को वहां पर प्रमोट करेंगे। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो फेडरल फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किस तरीके से अमेंड किए जाएंगे एज पर आर्टिकल 368। अब वहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वहां रेटिफिकेशन होनी जरूरी है बाय नॉट लेस देन 50%, कि एटलीस्ट 50% स्टेट की जो वहां पर लेजिस्लेटिव्स हैं वो उसे रेटिफाई करना वहां पर जरूरी है। कौन कौन से इस तरीके के केसेस है जहां पर इस तरीके की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहां पर ऑप्शन दे दी गई हैं कि अगर आपका प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर जो वहां पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स है उसका एक्सटेंड से रिलेटेड है, प्रोविजन रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी बात रहेगी तो वहां पे 50% रेटिफिकेशन की जरूरत रहेगी। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आई होप आपने करेक्टली मार्क की हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो इंडिया ने अडॉप्ट की है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, आपको पता ही है, बट हाउ डज इंडियन मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मॉडल। अब यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसे सुप्रीम और सॉवरेन माना जाता है, बट इंडिया के केस में जो आपकी पार्लियामेंट की जो पावर है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है लेजिस्लेट करने के लिए। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि इंडिया में क्या है, जो आपके मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी रेफर किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की वहां पर अच्छे से परखी जा सके, ये जज किया जा सके क्या वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहा है नहीं। तो ये आपकी 2 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर अब आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बेसिक से अगर हम बात समझें कि किस तरीके से जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है, तो बेसिकली इंडिया का आपका रिपब्लिकन सिस्टम है। ठीक है जी, कि वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो प्रेसिडेंट रहेंगे,
फिर आपके वो इलेक्ट भी किए जाएंगे, आपको पता है किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। फिर बात आती है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कि वहां पर जो आपके हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे वो बेसिकली हेरिडिटरी पोजीशन है, राजा या रानी की। फिर वहीं बात करें इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है सुप्रीम नहीं माना जाता है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस लगाई गई हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर किए गए हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का बिल पास किया जाता है जिससे लगता है कि जी हाँ जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई ठेस पहुंच रही है या हम उसे जस्टिफाई नहीं किए जा रहे, तो डेफिनेटली आपका जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखा जाएगा। और अगर ऐसा वहां पर प्रूव हो जाए कि ये आपके जो प्रोविजंस हैं ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हम वहां अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो उन्हें वहां पर नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। बट जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम है वहां पर सुप्रीम माना जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम पॉइंट्स देखें तो अगर कोई व्यक्ति आपके पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है मिनिस्टर, कितने 6 महीने के पीरियड के लिए। उसके बाद क्या होगा, उन्हें वहां पर मेंबरशिप लेना जरूरी है कि वहां पर कहीं पे भी इलेक्शन होंगे तो वहां पर उन्हें मेंबरशिप होना जरूरी है। बट जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे सिर्फ उन्हें ही वहां पर अपॉइंट किया जाता है एज द मिनिस्टर्स। फिर बात आती है जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके किसी भी मेंबर, आप बेसिकली किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, बट जो आपके वहां पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि वहां का लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, वहीं से बिलोंग करने होने चाहिए। इंडिया में किसी प्रकार की शैडो कैबिनेट नहीं है। ठीक है जी। वहीं वहां पर बात करें ब्रिटिश में तो शैडो कैबिनेट आपकी ऑपोजिशन पार्टी द्वारा वहां पर तैयार की जाती है ताकि जो रूलिंग कैबिनेट है उसे और ज्यादा बेहतर से वहां पर क्रिटिसाइज किया जा सके। अगर कोई ऐसे तरीके के ऑपरेशंस वो कंडक्ट कर रहे हैं जो कि हम कह सकते हैं इतने इफेक्टिव नहीं है, तो शैडो कैबिनेट क्या करेगी, वहां पर एक तरीके से एक और कैबिनेट ऑपोजिशन में तैयार की जाएगी जो कि उन्हें चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करने के लिए वहां पर की जाएगी। ठीक है जी। और वैसे भी जो आपके फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस रहेंगे तो उस शैडो कैबिनेट से ही आपके वहां पर सिलेक्ट भी किए जाएंगे ताकि उन्हें प्रिपेयर भी किया जा सके जब वो ऑफिस वहां पर होल्ड करे। तो बेसिक से डिफरेंसेस हैं आपके दोनों ही सिस्टम्स के बीच में जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉज बना सकते हैं ऑन एनी मैटर नोमिनेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेंगे जहां पर ये पावर जो पार्लियामेंट की है वो उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, उसके चलते 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं राज्यसभा डिक्लेयर कर दे कि ये नेसेसरी है नेशनल इंटरेस्ट में। सेकंड में कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स वहां पर साइन हुए हैं इंडिया की तरफ से अब उन्हें इंप्लीमेंट भी करना है तब भी हो सकता है। थर्ड में कह रहे हैं अगर वहां पर जो स्टेट्स हैं वो रिक्वेस्ट करें कि जी हाँ आप अपने लॉ बनाइए हमारे लिए, या फिर फोर्थ में कह रहे हैं कि जो आपकी नेशनल इमरजेंसी हो। तो ये 4 सर्कमस्टांसेस दी हैं, बताइए कौन से इन्हें यहां पर जस्टिफाई करते हैं जब पार्लियामेंट इस तरीके के लॉज वहां पर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर बना सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपके चारों की चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बेसिक से अगर हम बात देखें तो अंडर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां पर पावर्स रखी हैं पार्लियामेंट के पास कि अगर कोई भी आपका मैटर रहता है जो कि स्टेट लिस्ट में लिस्टेड है तो वो उस पर लॉज बना सकते हैं। कौन से हैं? पहली बात आती है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा डिक्लेयर कर दे कि जी हां ये नेसेसरी है, नेशनल इंटरेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट किसी इस तरीके के गुड्स और सर्विसेज टैक्स हो गए या फिर कोई भी मैटर है जो कि हमारे स्टेट लिस्ट में है उससे रिलेटेड वहां पर लॉज निकाले। ठीक है जी, स्टेट के लिए, तब वहां पर आपकी पार्लियामेंट इस तरीके के लॉज बना सकता है। तो उसके लिए भी वहां पर जो आपका 2/3 मेजॉरिटी का क्राइटेरिया है, ये जो भी यहां पर बिल पास किया जाएगा राज्यसभा जब वहां पर डिक्लेयर करेगा तो उन्हें ये आपका 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी वहां पर पास होना जरूरी है, तभी राज्यसभा का भी फाइनल मान जाएगा कि हाँ जी इस पे पार्लियामेंट काम कर सकता है। ठीक है जी। फिर बात आती है कि अगर पार्लियामेंट वहां पर एक्वायर करता है द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज, अगर नेशनल इमरजेंसी वहां पर डिक्लेयर कर दी जाए, ठीक है जी, ऑपरेशन में है, तो वहां पर आपके गुड्स और सर्विसेज टैक्स तो है ही, साथ के साथ जो आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी वो काम कर सकते हैं। फिर बात क्या आती है, फिर कहते हैं कि जब आपके 2 और मोर स्टेट्स पास करते हैं रेजोल्यूशंस कि वो रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि जी हाँ ये आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इन पर आप हमारे लिए लॉज बना दीजिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ कि जब एक बार इस तरीके की रिक्वेस्ट रख दी जाती है और पार्लियामेंट वहां पर लॉ बना दिया जाता है तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी से नहीं रहता उस चीज से रिलेटेड। एग्जाम्पल जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 हो गया, वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट ऑफ 1974 हो गया। ठीक है जी। फिर फोर्थ की बात आती है कि जब आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन इंडिया द्वारा साइन किए जा रहे हैं तो वहां पर उसे इंप्लीमेंट भी करना है। हर एक स्टेट की वहां पर पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर भी पार्लियामेंट अपने लॉज बना सकता है इस चीज से रिलेटेड। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाए किसी भी स्टेट में, तो वहां पर पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो किसी भी मैटर से रिलेटेड जो कि स्टेट लिस्ट में है उससे रिलेटेड वहां पर लॉ बना सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ठीक है जी। तो ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किए हों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, जो कि आपके नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, वो इंट्रोड्यूस हुए थे थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखते हैं। पहले कह रहे हैं प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट कैन बी ओनली मेड रिटन ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपका एक्ट है वो इनेबल करता है प्रेसिडेंट को लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड में कह रहे हैं कि एक्ट ने प्रोवाइड किया कि पीरियोडिक अप्रूवल भी हो सकता है फॉर द कंटिन्यूशन बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये 3 आपको दी गई हैं, 3 प्रोविजंस दिए गए हैं नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। बताइए कौन से आपके ये प्रोविजंस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वहां पर ऐड किए गए थे। तो 3 आपकी स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहां पर अब अगर आप थर्ड स्टेटमेंट यहां पर देखें तो फर्स्ट लुक में आपको लगेगा कि जी हां बिल्कुल सही तो है कि अगर पीरियोडिक अप्रूवल होगा तो पार्लियामेंट की जो वहां तो जरूरत पड़ेगी ही, तो यहां पर ईदर हाउस नहीं होगा, दोनों हाउसेस की अप्रूवल लेना जरूरी है। कि ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एक हाउस की भी अप्रूवल लें तो वहां पर बात बन सकती है, स्पेशल मेजॉरिटी से ही रहेगा। ठीक है जी। उसके अलावा फर्स्ट 2 आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से आपके ऐसे अमेंडमेंट्स इन द इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत वहां पर रखी गई। तो बेसिकली इसमें जो आपके वर्ड्स थे आर्म्ड रिबेलियन, उसे इंटरनल डिस्टर्बेंस से वहां पर रिप्लेस कर दिया गया। फिर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। इससे पहले क्या था कि आपकी जो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन रहेगी वही सफिशिएंट थी इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए। फिर बात क्या आती है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आपके दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू वहां पर पास होनी चाहिए विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। कि जिस दिन इशू कर दी गई कि जी हाँ आपसे नेशनल इमरजेंसी है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर दोनों जो आपके हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को उसे पास करने की जरूरत है। और अर्लियर आपका ये जो पीरियड था अप्रूवल का वो सिर्फ आपका 2 महीने का रखा गया था, तो उसे और कम कर दिया गया है। ठीक है जी। फिर बात आती है कि जो कोई भी रेजोल्यूशन रहेगा जिसके चलते प्रोक्लेमेशन वहां पर इमरजेंसी अनाउंस की जाएगी या फिर जो कंटिन्यूअस होगी उसकी, तो वो भी आपके दोनों हाउसेस द्वारा वहां पर पास होनी जरूरी है बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है जी। फिर बात आती है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट उसका रहेगा। और लास्ट आपकी क्या रहती है कि इस एक्ट के चलते एनेबल के प्रेसिडेंट को कि वो लिमिट कर सकते हैं ऑपरेशन, कि नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन किसी एक स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया में ही अगर वो चाहते हैं कि जी हाँ यहीं पर ही सबसे ज्यादा इस तरीके की डिस्टर्बेंस है, वहीं पर जरूरत है, बाकी नेशन पर लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो भी इनके पास ऑप्शन यहां पर रहती है। ठीक है जी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस। ठीक है जी। पहले में कह रहे हैं एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो कि आपका अंडर आर्टिकल 252 है। सेकंड में कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स एंड जोनल काउंसिल्स। थर्ड में कह रहे हैं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ताकि जो आपके किसी भी तरीके के अगर डिस्प्यूट्स रहें सेंटर और स्टेट से या बिटवीन स्टेट्स तो उसे वहां पर सेटल किए जा सकें। और लास्ट कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द इंडियाज कंट्री। तो ये आपके 4 प्रोविजंस यहां पर रखे गए हैं। आपको बताना है कि कौन से आपके इंटरस्टेट रिलेशन से रिलेटेड यहां पर करेक्टली बताए गए हैं। तो 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड और फोर्थ ही करेक्ट है। कि पहली बात यहां पर आर्टिकल गलत मेंशन है, ये आपका 262 में रखी गई है बात, ना कि 252 में। ठीक है जी। उसके अलावा जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, इस चीज से रिलेटेड हाई कोर्ट्स के पास नहीं है। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ही यहां पर अगर किसी भी तरीके का कोई केस रहेगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, 2 राज्य सरकारें हैं, तो वहां पर भी आपका सुप्रीम कोर्ट ही उस डिस्प्यूट को वहां पर सेटल करने की कोशिश करेगा। सेकंड और फोर्थ यहां पर आपके बिल्कुल करेक्टली बताए गए हैं। तो वही चीज यहां पर भी डिस्कस करेंगे। 262 में आपकी बताई गई है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को वहां पर सेटल करना है। ठीक है जी। तो इट प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को कि मे बी बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट, या फिर कोई भी कंप्लेंट रहेगी किस चीज से रिलेटेड, कि जिस तरीके से जो आपके वाटर्स हैं, जो रिवर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वाटर रिसोर्सेज हैं,
स्टेट्स के बीच में जो शेयर किए जा रहे हैं तो उसे वहां पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो इसीलिए नंबर ऑफ आपके इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स भी वहां पर सेट किए गए थे। ठीक है जी। फिर बात आती है उस स्टेटमेंट के बारे में कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो हमारा इंडिया का है वही अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जो कि आर्टिकल 131 में यहां पर प्रोवाइड की गई है, वही रिजॉल्व करेंगे किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स जो कि हमारे इंडियन यूनियन में होंगे या हमारे जो स्टेट्स के बीच में होंगे या स्टेट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। ठीक है जी। यहां पर कोई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है आपकी हाई कोर्ट की, तो यही इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या रिजॉल्व कर सकते हैं, वो चीजें आपको यहां बता दी कि इंडियन गवर्नमेंट और जो आपके किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है उसके बीच में डिस्प्यूट हो, इंडियन गवर्नमेंट या फिर आपके एक साइड हो या फिर कुछ स्टेट से एक साइड हो, तो यहां पर मतलब आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। ठीक है जी। उसके अलावा 263 के बारे में अगर हम बात करें, कंटेम्पलेट करता है एस्टैब्लिशिंग ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, जिसके चलते जो स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन है उसे एनहांस करेगा ये। ठीक है जी। तो ये 263 में आपका मेंशन किया गया है। ठीक है जी। फिर बात आती है जोनल काउंसिल्स के बारे में, जिन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी यहां पर एस्टैब्लिश किया गया अंडर द स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका आर्टिकल 301 है, जो कि डिक्लेयर करता है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री इंडिया में आपका फ्री रहेगा। ठीक है जी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरस्टेट और सेंटर स्टेट हम कह सकते हैं उनके रिलेशंस के बीच में। तो यही आपसे यहाँ पर आज का सिलेबस भी था और उससे रिलेटेड आज के 5 क्वेश्चंस भी आपके यहीं थे। तो आई होप आपने अच्छे से परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली ये जो हमारा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम थीम बाय थीम आपके क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, उसे रेगुलरली अटेम्प्ट कीजिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप वहाँ पर चेक भी कर सकें कि कितनी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एक फीडबैक सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसे हम और ज़्यादा एनहांस कर सकें, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप वहां पर एक अच्छा अटेम्प्ट तो जरूर दे सकें। ठीक है जी। अब कल है हमारा इकोनॉमी का दिन, तो बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। 5 क्वेश्चंस आपके एक्सटर्नल सेक्टर से ही रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है जी, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।